एपिसोड 18 उम्र भर का साथ या कुछ सालों का। अनन्या अभी जस्ट दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि उसे मीनाक्षी जी अरशद की रूम की तरफ आते हुए दिखाई दी। उन्होंने देखा वो इतना ज़्यादा डर गई कि बिना वक्त गवाए वो जल्दी से कमरे में वापस आई। उसने टेबल से ब्रीफकेस उठाया और उसे लेकर ड्रेसिंग रूम के अंदर घुस गई और दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया। आज तो बाल बाल बची। थैंक यू बप्पा, आज आपने बचा लिया। दिल पर हाथ रख उसने चैन की सांस ली और अपने हाथ में ब्रीफकेस को देखते ही उसका मुंह लटक गया। आज का दिन ही खराब है। सुबह सुबह हाथ चल गया। फिर नैना देसाई और अरशद का गुस्सा। उन्हें तो बस मुझे परेशान करने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। और वो ईशान कॉलेज में तो मुझे परेशान करता ही था, अब बाहर भी। अभी उससे पीछा छूट नहीं था कि यह ब्रीफकेस मेरे लाइफ में आ गया। वैसे तो इसमें पेट्रोलियम है, लेकिन जब से मेरे हाथ में आया है किसी चट्टान की तरह एक के बाद एक मुश्किल सिचुएशन मेरे सामने आकर खड़ी हो जा रही है। पहले अथर्व सर, फिर अरशद और अब उनकी मोम। हाँ, एक काम करती हूँ, इसे यही रख देती हूँ, वरना ये बेडलक बनकर मुझसे चिपका ही रहेगा। बड़बड़ाते हुए वो जैसे ही पीछे मुड़ी खड़े अरशद से टकरा गई। एक ठंडी छुअन का एहसास उसे अपने चेहरे पर महसूस हुआ और उसके होठों पर स्माइल आ गई। तो मिस अनन्या, आप यहाँ क्या कर रही है? अरशद ने बड़े प्यार से पूछा। उसने अनन्या की बाजू पकड़ी हुई थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अब तक अनन्या नीचे गिर चुकी होती। वहीं अनन्या की नज़रें अरशद की चेस्ट पर टिकी थी। वो ब्लश कर रही थी। मीनाक्षी जी को देखकर वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि उसे हड़बड़ी में वो खुद को छुपाने के लिए कब ड्रेसिंग रूम में चली गई उसे खुद को पता नहीं चला। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक अरशद के ड्रेसिंग रूम में होने का ख्याल उसके माइंड से स्किप हो चुका था। अनन्या कहते हुए उसने अनन्या को खुद से थोड़ा दूर किया। अनन्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली तो अरशद ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर अनन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अरशद को देखा और फिर बच्चों की तरह हंसते हुए बोली, मैं तो यहाँ ये ब्रीफकेस रखने आई थी। तो अरशद बोला, तुम ये ब्रीफकेस मेरे ड्रेसिंग रूम में रखने वाली हो? यह सुनकर अनन्या ने उसे अजीब तरह से देखा और मन में बोली, बोल तो ऐसे रहे जैसे इनके कपड़ों में हीरे जड़े हैं। अगर यह यहाँ रख भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वैसे भी ये छोटा सा तो है। क्यों इसे यहाँ नहीं रख सकते? उसने अरशद से पूछा। नहीं, इसे स्टडी रूम में रख दो, अरशद ने कहा। तो नजरें झुकाते हुए अनन्या बड़ी मासूमियत से बोली, तुम खुद ही इसे रख देना, वरना फिर कहोगे मैंने सही से नहीं रखा। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी और इसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वाह अनन्या, तू तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। तूने अरशद को, नहीं, द ग्रेट मिस्टर अरशद सिंघानिया को पलटकर जवाब दिया, और उन्होंने भी तुझे कुछ नहीं कहा। वैसे देखा जाए तो मीरा की बात सच थी। मैं सच में लकी हूँ जो मुझे अरशद का साथ मिला है। पर क्या ये साथ उम्र भर का है या बस कुछ सालों का? ये ख्याल आते ही वो एक बार फिर उदास हो गई। डोर ओपन करने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर अरशद को देखा। अरशद अपनी टी शर्ट पहन रहा था। वो मन में बोली, हमारा साथ उम्र भर का हो या ना हो, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं। और डोर ओपन करके अपने कमरे में चली गई। रात के करीब 2 बजे अनन्या गहरी नींद में सो रही थी। उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक काली परछाई उसके सिरहाने आकर खड़ी हो गई। यह कोई और नहीं, अरशद था। इस वक्त उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी काली गहरी आंखें अनन्या के हाथों को एकटक देखे जा रही थी। तभी उसके पीछे से एक और शख्स कमरे में आते हुए बोला, सर, आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी। ये कहते हुए उसने एक बॉक्स अरशद को दे दिया और वहाँ से जाने लगा कि अरशद ने कहा, आर यू श्योर? निया ने जानबूझकर अनन्या को हट किया था। यह शख्स जो भी अरशद के सामने खड़ा था ये कोई और नहीं बल्कि रघुवीर था, जिसे अरशद ने सुबह कॉल करके अनन्या के चोट के बारे में पता लगाने को कहा था। यस सर, जवाब में रघुवीर ने कहा। अब तुम जा सकते हो, अरशद के कहते ही रघुवीर वहाँ से चला गया। अरशद ने मेडिसिन का बॉक्स ओपन किया। बॉक्स में एक लिक्विड बोतल थी जो कि एक तरह की खास आयुर्वेदिक मेडिसिन थी। इसे जख्म पर लगाने के बाद चोट का निशान जख्म भरने के साथ ही खत्म हो जाता था। वैसे तो अनन्या की चोट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर अरशद की नज़रों से उसके शरीर पर एक छोटा सा जख्म भी बहुत बड़ा और तकलीफदेह था। उसकी चोट के बारे में पता चलने पर उसने अपना गुस्सा किस तरह से कंट्रोल किया था ये सिर्फ उसे ही पता था।
मेडिसिन की कुछ बूंदें हाथ पर पड़ते ही अनन्या को अपने हाथों में जलन महसूस हुई। वह नींद में ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। यह देखकर अरशद धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगा ताकि उसकी नींद खराब न हो। करीब 1 घंटे तक वो उसके पास बैठा रहा और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह, जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना, हो हो। अलार्म सॉन्ग सुनते ही सोती हुई अनन्या के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने हाथ पिलो के नीचे डालकर अपनी ओर अरशद की तस्वीर बाहर निकाली और आंखें खोलकर जैसे ही उसने तस्वीर को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। तस्वीर की जगह उसके हाथ में व्हाइट पेपर था जिस पर बड़ी ही सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखा था, किचन में जाने की गलती से भी मत करना। पेपर पर लिखे शब्दों को पढ़ते ही अनन्या हड़बड़ा कर उठी और बेड पर रखे सारे पिलो को नीचे फेंकने लगी कि तभी उसकी नज़र अपनी और अरशद की तस्वीर पर गई। यह यहाँ है, इसका मतलब अरशद ने इसे नहीं देखा। थैंक गॉड उन्होंने नहीं देखा। अगर वो देख लेते तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचते। लास्ट टाइम तो जैसे तैसे बहाना बना लिया था, लेकिन आगे ऐसा हुआ तो क्या बोलूँगी। दोबारा पकड़े जाने से अच्छा है मैं इस तस्वीर को ही यहाँ से हटा देती हूँ। यह डिसाइड करने के बाद वो बेड से उतरते हुए बोली, एक काम करती हूँ, इसे स्टडी टेबल के सेल्फ में रख देती हूँ। बप्पा की पूजा करने के बाद देख लिया करूँगी, यह ज़्यादा बेटर रहेगा। फोटो को सेल्फ में रखने के बाद उसकी नज़र व्हाइट पेपर पर लिखे शब्दों पर गई, किचन में जाने की गलती से भी मत करना। पढ़ते हुए उसने पेपर को उठाकर किस किया और उसे भी लेकर स्टडी टेबल के पास जाने के लिए मुड़ी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, ये अरशद ने लिखा है, इसका मतलब वो कमरे में आए थे, पर कब और मुझे पता कैसे नहीं चला। कैसे पता चलेगा? घोड़े बेचकर सोने की जो आदत है मेरी, लेकिन अब मैं किचन में भी नहीं जा सकती और ये इस छोटी सी चोट की वजह से हो रहा है। कहते हुए उसने अपने राइट हैंड को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, ये मेरे हाथ में क्या लगा है और ये कितना गंदा स्मेल कर रहा है, बिल्कुल सड़े हुए करेले की तरह। वेट, कहीं इसे ही लगाने तो रात में अरशद यहाँ नहीं आए थे। इसे देखा जाए तो सिर्फ इसकी स्मेल ही कड़वी है और ये थोड़ा चिपचिपाप ही है, लेकिन कोई नहीं, अरशद के लिए तो कुछ भी चलेगा। वहीं सिंघानिया पैलेस का गार्डन। सिंघानिया परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग गार्डन में बैठकर सुबह की कॉफ़ी पी रहे थे। वहीं निया और पायल कानों में हेडफोन लगाकर जॉगिंग कर रही थी। जॉगिंग खत्म करने के बाद पायल बाकी की फैमिली मेंबर के पास चली गई। वहीं निया पैलेस के अंदर जाने लगी कि उसके पास एक सर्वेंट आते हुए बोला, निया मैम, आपको अरशद सर ने अपने कमरे में बुलाया है। सर्वेंट की बात सुन निया कंफ्यूज होते हुए मन में सोचने लगी, भाई ने मुझे बुलाया है, वो भी इतनी सुबह सुबह। कहीं उस अनन्या की बच्ची ने भाई से मेरी कंप्लेन तो नहीं की? अगर ऐसा हुआ तो मैं उस अनन्या की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। अरशद अभी जिम से कमरे में लौटा था और किसी से फ़ोन पर बात करते हुए टॉवल से अपने फेस और नेक को रब कर रहा था। तभी डोर पर नॉक हुआ। दरवाजे पर निया को देखकर उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। निया कमरे में आते हुए पूरे रूम को ध्यान से देख रही थी। वो पूरे 3 साल बाद इस रूम में आई थी। इसकी कई वजह थी और सबसे बड़ी वजह अरशद खुद था। भाई, आपने बुलाया? अरशद को फ़ोन रखता देख निया ने पूछा।